हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स की, जिसमें सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस एंड थ्योरी आपको कराई जाएगी। न्यूमेरिकल्स भी आपको कराए जाएंगे, विद नोट्स कराए जाएंगे। देखिए, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और इन नोट्स की जरिए मैं आपको सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझेंगे और समझने के बाद इन नोट्स को कंप्लीट करेंगे। अगर आप को इस नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर। और इसमें आपको कंप्लीट ही मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक सभी चैप्टर कराए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर का जो नाम है, फर्स्ट चैप्टर हमारे पास दिया है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। वैद्युत आवेश के बारे में आपको पढ़ना है, चार्ज क्या होता है और उसका क्षेत्र पढ़ना है। तो आपको इसमें पहले मैं आज कुछ बेसिक्स बताऊंगी, उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं बताती चलूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्थिर वैद्युतिकी। तो इसमें स्थिर आवेश और उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। यानी स्थिर वैद्युतिकी क्या है, तो इसमें क्या किया जाता है कि आवेश का अध्ययन किया जाता है और साथ ही साथ आवेश से उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब हम वैद्युत आवेश की डेफिनेशन देखते हैं। तो वैद्युत आवेश किसको कहते हैं? तो वैद्युत आवेश जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, यानी कोई दो पदार्थ दे रखे हैं, जैसे एक ये पदार्थ है और एक ये पदार्थ है, इन दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, अगर रगड़ा जाता है तो यह हल्की हल्की वस्तुओं को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हल्की हल्की वस्तुओं को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इस स्थिति में इसको क्या बोलते हैं कि ये आवेशित है, यानी आवेश में है। ये पदार्थ कैसे हो जाएंगे, आवेश में है, यानी ये इन पर क्या है, अब आवेश आ चुका है, क्योंकि इन पर कुछ ना कुछ चार्ज है, जब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको विद्युत आवेश समझ में आया होगा कि विद्युत आवेश किसको कहते हैं, ठीक है। यानी कोई भी दो पदार्थ होंगे और आपस में उनको क्या कर रहे होंगे, मतलब उनको रगड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें चार्ज क्या आएगा, चार्ज उसमें उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें लगा सकते हैं मेन, एक तो आकर्षित करना और साथ में रगड़ा जाता है। तो मैं आपको साथ ही साथ कीवर्ड्स भी बताती जाऊंगी, ठीक है। उन्हीं कीवर्ड्स को आपको अपने नोट्स में, अगर आप इस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो इस फॉर्मेट में लिख लीजिए, नहीं तो आप अगर मतलब शॉर्ट नोट्स की तरह लिखना चाहें तो शॉर्ट नोट्स की तरह लिख लीजिए, ठीक है। तो इस स्थिति में ये पदार्थ आवेश में तथा विद्युत में, या तो आवेश में बोल सकते हैं या विद्युत में बोल सकते हैं। जैसे उदाहरण, कांच की छड़ एवं रेशम की छड़। जब कांच की छड़ और रेशम की छड़ आपस में रगड़े जाते तो उस पर क्या स्टार्ट हो जाता है, मतलब आवेश उसमें उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं, नोट है कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता और कमी को विद्युत आवेश कहते हैं। यानी किसी पर, जैसे हमारे पास ये छड़ है और इस पर प्लस आवेश है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, हम विद्युत आवेश बोलेंगे। यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या उस पर अधिक है तो वो कैसा होगा, ऋण आवेशित होगी, ठीक है। अगर ज़्यादा आवेश यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं तो ऋण आवेशित होगी, और वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो क्या होगी, वस्तु धनावेशित होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। आपके कमेंट बॉक्स में आप जब बताएंगे तो आपकी कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब देखो, आवेश के प्रकार समझते हैं। तो आवेश के प्रकार दो प्रकार के ही होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, यानी धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वहाँ कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो, ये चीज़ तो आपने काफ़ी पहले भी पढ़ चुकी हो, क्लास 8th में भी पढ़ी होगी कि जहाँ सेम सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। और जहाँ पर विपरीत आवेश होते हैं, यानी अपोजिट आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लो प्लस और प्लस, दोनों पे प्लस प्लस, एक ये छड़ है जिस पर प्लस है और एक ये छड़ है इस पर भी प्लस है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी रिपेल करेंगे, ठीक है। और अगर एक पॉजिटिव हो
एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आगे देखते हैं। अब विद्युत आवेश का मात्रक, मैंने बिल्कुल सिस्टम वाइज चीज़ों को रखा है, तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी परेशानी आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दें। ठीक है, अब देखते हैं विद्युत आवेश का मात्रक। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आगे देखते हैं विद्युत आवेश का मात्रक यानी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, तो उसको एमकेएस पद्धति में नॉर्मली कूलाम होती है। ठीक है, इसका जो चार्ज होता है वो विद्युत आवेश का मतलब जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, उसको क्या बोलते हैं, कूलाम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी विमा जो 11th क्लास में आपको निकालनी सिखाई होंगी विमाएँ, तो कैसे निकलती है, जिसका जैसे इसका आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर IT। ठीक है, तो Q बराबर IT, तो I का क्या होता है, एम्पियर, और T का क्या होता है, सेकंड। तो एक इसका मात्रक ये भी हो जाएगा एम्पियर सेकंड। ठीक है, और फिर एम्पियर का क्या लिखते हैं हम, A, और सेकंड का क्या लिखते हैं हम, T, तो AT, तो ये बन जाएगी इसकी AT विमा। ठीक है, तो कूलाम की जो विमा होती है वो क्या हो जाएगी, AT। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। ये फ्रेंड्स इस चैप्टर का ये मान के चलिए बेसिक है। अभी इसमें से आने वाला पेपर में ऐसा कुछ भी खास नहीं है, लेकिन ये बेसिक है। ठीक है, अगर आप इस बेसिक को नहीं समझेंगे तो आप चैप्टर को भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। जब आपको ये नहीं पता होगा आवेश क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर डेरिवेशन होते हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन समझने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आने ज़रूरी हैं। अब देखते हैं विद्युत संरक्षण का नियम। विद्युत संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार देखिए ये नियम क्या कहता है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। यानी कोई आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जाता है। इसे एक आवेश यानी एक प्रकार से दूसरे प्रकार यानी आवेश के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। मान लीजिए ये कोई छड़ है, यानी इसमें आवेश पहले से ही है, लेकिन अब जब उसको रगड़ेंगे ना तो आवेश क्या हो जाएगा, उसका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, एक्टिव हो जाएगा। उसका जो पहले से आवेश था वो आवेश तो था ही उसमें, लेकिन वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, जैसे माइंड बोलते हैं कि। ठीक है, आगे देखते हैं, मतलब इसमें नियम में यही है कि मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ऐसे ही कई सारे नियम है। ऊर्जा संरक्षण का अधिनियम होता है, जैसे ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे हम बैठे हैं तो हमारे अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है, हम चलते तो हमारे अंदर गतिज ऊर्जा होती है, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है, ना कि वो हमारे अंदर से नष्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें आए एक मूल आवेश। ठीक है, मूल आवेश की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है अति लघु में, तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि मूल आवेश किसे कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज। तो मूल आवेश किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है, यानी वह मिनिमम, लास्ट मिनिमम, यानी इससे कम नहीं रह सकता। ठीक है, लास्ट मिनिमम रह सकता है, उसे मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, जितना रह सकता है लास्ट स्टेज पर, जितना उसमें मिनिमम आवेश होता है, उसको उसका मूल आवेश कहते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। या आपने वैल्यू सुनी होगी, ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये आप इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस का होता है। आगे देखिए, और प्रोटॉन के लिए प्लस का। ठीक है, आगे देखते हैं, तो आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण या फिर परमाणुकता। देखिए इसमें क्या दे रखा है, मतलब आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटनाइजेशन, के आवेश को अनिश्चित रूप से डिवाइड नहीं किया जा सकता। यानी आवेश जो है वो उसको किसी भी फॉर्म में हम क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे हम आवेश को 3/2 ई नहीं कर सकते, इस फॉर्म में इसको डिवाइड
इसको इस फॉर्म में नहीं डिवाइड किया जा सकता, ठीक है। इसको एक ही फॉर्म में डिवाइड किया जा सकता है, इंटीजर की फॉर्म में, ठीक है। किसकी में? इंटीजर। इंटीजर नंबर आपने सुने होंगे जो किस में नहीं होते, भिन्न में नहीं होते, यानी फ्रैक्शन में नहीं होते, ठीक है। यानी जो आवेश होता है उसको कभी भी भिन्न के रूप में नहीं दिखाया जा सकता, यानी कभी भी भिन्न के रूप में उसको नहीं लिखा जा सकता, या इंटीजर की फॉर्म में उसको क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। यानी एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। एक फिक्स्ड उनके बीच अनुपात होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ई, 2e और 3e, अगर इनमें मतलब इनका डिफरेंस निकाला जाएगा तो इसके बीच और इसके बीच का भी डिफरेंस e होगा, और इसके बीच और इसके बीच का भी डिफरेंस e होगा। यानी कैसा होगा डिफरेंस? निश्चित हो सकता है, ठीक है। कैसा? निश्चित, ना कि अनिश्चित रूप से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो आप यहाँ से अच्छे से देखिएगा, ठीक है। यहाँ से अब आपका बेसिक स्टार्ट हो जाता है, मतलब अब क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, आपका इम्पोर्टेंट स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए कूलाम का नियम। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेहनत अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। जितने दोस्तों तक आप इसको पहुंचा सकते हैं वीडियो को, प्लीज़ पहुंचाएं, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, लेकिन अगर मैं मेहनत करूंगी तो ये वीडियो काफ़ी अच्छा बनेगा, ठीक है। कुछ टाइम बाद अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। अब स्टार्ट करते हैं। तो कूलाम का नियम। अब देखिए कूलाम का नियम पढ़ते हैं। तो कूलाम का नियम मतलब इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है, यानी दो बिंदु आवेश, कैसे? दो बिंदु आवेश, मान ली एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, इनके बीच की दूरी दे रखी है आपको r, ठीक है। तो ये नियम कहता है कूलाम का कि अगर दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, ठीक है, कि ये जो आवेश और ये आवेश, इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है ना, बल, वो किसके? उन दोनों के गुणनफल, यानी Q और Q2 के गुणनफल के, और उनके बीच की दूरी कौन है? r के वर्ग के, यानी इसका स्क्वायर किया जाए तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। मतलब ये जो दोनों बल दे रखे, ये जो दोनों आवेश दे रखे हैं, अगर इनके बीच हमें किसकी गणना करनी है? विद्युत बल की गणना करनी है, ठीक है। विद्युत बल की गणना करनी है तो कैसे करेंगे कि मतलब ये जो आवेश हैं इनका तो मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। तो आवेशों के मल्टीप्लाई के तो ये कैसा है? अनुक्रमानुपाती, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन उनके बीच की दूरी के क्या है? इनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये किस में आएगा? 1/r², ठीक है। आपको पहली और दूसरी जो समीकरण है, जो इक्वेशन है, समझ में आई होगी। उसके मतलब इसने बताया है कि कूलाम ने कि यदि दो आवेश दे रखे हैं, बिंदु आवेश, और उनके बीच की दूरी तुम्हें कोई r दे रखी है, तो अगर हम वहाँ विद्युत बल की गणना करें तो विद्युत बल जो होगा वो इन दोनों आवेश के मल्टीप्लाई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और ये जो F है, जो विद्युत बल है, वो इस बीच की दूरी, ये जो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है ना r, उनके क्या होगा? स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। जब इसको और इसको हम दोनों को मर्ज करेंगे तो हमारे पास फिर ये इक्वेशन आएगी, यानी Q1 डॉट का मतलब इनटू, ठीक है, Q2 और अपॉन में r², ठीक है। और जब इसी अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं हम, तो कोई भी हमें कांस्टेंट लिखना होता है, ठीक है। तो k क्या है यहाँ? k = कांस्टेंट, यानी नियतांक, ठीक है। आपको कूलाम का नियम जरूर समझ में आएगा, आई होप सो। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, आया हो तो भी प्लीज़ कमेंट में बताइए, ठीक है। अब देखिए, अब ये k है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का कुछ ना कुछ मान होता है। तो यहाँ वायु और निर्वात के लिए k का मान फिक्स होता है, क्या? k = 1/4πε0, ठीक है। इसको बोलते हैं ε0। अगर ये इसमें मतलब ये जीरो टाइप का नहीं लगा होता है, ये गोला सा, तो फिर इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। तो ये होगा 4/πε0, ठीक है। अब इस वैल्यू k की वैल्यू को हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद क्या आएगा? F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यह आपका फॉर्मूला होगा, किसका?
कूलाम के नियम का। ये आपका टोटल F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर आपको मतलब इसका ये जो K है ना उसका एक मान और होता है, K का एक मान और होता है, ये होता है 9.0 इंटू 10⁹ और ये इसका मात्रक होता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, जब इस वाली K को वैल्यू को लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन में, इसमें ये जो हमारी इक्वेशन आई थी ये वाली, ठीक है, अगर इसमें K का मान वो वाला लगाएंगे 9 पॉइंट वाला तो फिर आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ये। ठीक है, F बराबर K की जगह लगाया 9 इंटू 10⁹ और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका दूसरी इक्वेशन हो गई। आपको पेपर में बस केवल यहाँ तक ही लिख के आना है। ठीक है, ये आपके लिए पेपर के लिए यहाँ तक ही है। ठीक है, बाकी का ये एक्स्ट्रा दे रखा है। अब देखिए कि यदि बिंदु आवेश किसी कुचालक माध्यम में स्थित हो, वो तो वायु और निर्वात के लिए था, लेकिन किसी कुचालक माध्यम में लिखे हो जैसे कागज में या मोम पर या कांच में, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ये FM लिख देंगे इसके लिए, यदि किसी कुचालक में है। ठीक है, तो फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक कांस्टेंट और आता है नीचे यहाँ K। ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये K जो लगाया है वो इसका मतलब है जो परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, यानी यहाँ पर एक हमें और एक परावैद्युतांक लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये भी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अगर आपको मतलब ये न्यूमेरिकल्स के लिए अगर कोई माध्यम कुचालक माध्यम जैसे कागज़ और मोम वगैरह दे रखा होगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज़ करना होगा। अगर आपको मतलब ये वाला लगाना है तो ये वाला लगाना होगा, और अगर ये वाला लगाना है तो ये वाला, यानी ये तीनों फॉर्मूले हैं, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपके यूज़फुल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे अलग से भी लिख दिया है मैंने कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है उसका मान होता है ये। ठीक है, और इसकी विमा जो होती है वो होती है ये। आप विमा को इसके फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला ये गया C² N और मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप इससे इस वाली विमा को निकाल सकते हैं जो अभी कूलाम वाले के हिसाब से निकाली थी। ठीक है, इसी तरीके से। अब देखिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट, अब देखिए कुछ नोट दे रखे हैं। ठीक है, ये नोट और पढ़ लीजिए कि नोट दे रखे हैं इसमें कि नोट नंबर 1 दे रखा है कि परावैद्युतांक बढ़ने पर विद्युत बल कम होने लगता है। ठीक है, तो यानी अगर आपका परावैद्युतांक क्या होगा, बढ़ेगा, K का मान बढ़ेगा तो F का मान क्या करेगा, घटेगा। देखो क्यों घटेगा, क्योंकि जब K बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके नीचे आ रहा है। ठीक है, F के क्या आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, यानी जब ये नीचे आता है मतलब व्युत्क्रमानुपाती है कि इसके क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जब कोई चीज़ नीचे आती है तो वो उसके क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी F इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, K के। ठीक है, यानी अगर K बढ़ेगा तो F घटेगा, और यदि F बढ़ेगा तो K का मान क्या होगा, घटेगा, यानी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो नोट नंबर 1 आपको समझ में आ गया कि परावैद्युतांक बढ़ने पर क्या होगा, विद्युत बल क्या हो जाएगा, कम होने लगता है। अब विद्युत बल की प्रकृति इसमें कैसी होती है, या तो अट्रैक्टिव होगी और या फिर रिपल्सिव होगी। ठीक है, या तो अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी। अगर सेम वीडियो मत, ठीक है, यानी विद्युत बल या तो अगर हमारे जो Q1 Q2 होंगे, अगर ये Q1 जो Q2 यानी ये तो आवेश हैं, अगर ये सेम चार्ज होंगे तो कैसे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और ये Q1 और जो Q2 हैं अगर इन पे कैसे होंगे, अपोजिट साइड होंगे, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो ये तीसरा, चौथा, पाँचवें को आप रहने भी दे सकते हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप करना चाहें तो इसमें से आप इसको कर सकते हैं, पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपको कंटेंट कैसा लगा आप ये बताइए। ठीक है,
और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने सभी साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें चैनल को। आप थैंक यू।